उसके बाद कहता है कि ट्रांसफेरिंग कैसे पता चलेगा उसने कहाँ जाना है आयरन को लेकर। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे जितने भी मैक्रोफेजेस हैं, जितने भी सेल जिनको रिक्वायर होता है आयरन, तो क्या होता है ट्रांसफेरिंग के रिसेप्टर्स होते हैं हर सेल के बाद। जैसे हेमेटोपोइटिक फॉर एग्जांपल एक सेल है एरिथ्रोब्लास्ट सेल है, तो यहाँ पर क्या है, दिस इज़ द आयरन ट्रांसपोर्टर। आयरन ट्रांसपोर्टर है ये, इसके ऊपर जाकर ना ये ट्रांसफेरिंग होकर जाकर लोड हो जाएगा। अब क्या होगा, एंडोसाइटोसिस जो लेथरिन प्रोटीन होंगे इसको अंदर की तरफ खींचेंगे और दोबारा ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास हमारा पूरा का पूरा एक वेसिकल। अब लाइसोसोम आएगा, लाइसोसोम उससे डिफ्यूज़ करेगा एंड देन हमारे पास क्या होगा, यहाँ से बेसिकली आयरन निकल गया। अब आयरन जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर क्या होगा, आयरन एरिथ्रोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया में गया। यहाँ पर हमें पता है क्या स्टेप चल रहे होते हैं, हीम सिंथेसिस हो रही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, हीम सिंथेसिस होती है ना, कि क्या होता है हमारे पास, सर ने कहा था हमारे पास एक सेक्सी कंपाउंड होता है, कहते हैं सेक्सिनाइल को है, वो कंबाइन होगा ग्लाइसिन के साथ और बनाएगा 2 एला के मॉलिक्यूल। 2 एला के मॉलिक्यूल फिर कंबाइन होंगे तो क्या, 1 एला का मॉलिक्यूल, इसमें 2 एला के मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे, हमारे पास क्या, ये दोनों बाहर आएंगे साइटोसोल में। यहाँ पर बेसिकली सारे रिएक्शन चलेंगे और सारे रिएक्शन के बाद जो कोप्रोप्रोटोफायरिन बनेगा तो कोप्रोप्रोटोफायरिन जाएगा दोबारा साइटोसोल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ना कोप्रोप्रोटोफायरिन, प्रोटोपोरफायरिन 9, प्रोटोपोरफायरिन, देन हमारे पास क्या होता है प्रोटोपोरफायरिन 9, फिर प्रोटोपोरफायरिन 9 जो केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना, तो प्रोटोपोरफायरिन 9 होगा ना, अब उसके अंदर ये जो आयरन होगा ना ये मिल जाएगा। जैसे ही आयरन मिलेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हीम बन जाएगा। अब देखो ये हीम हमारे पास कहाँ आ गया, मैंने कहाँ लिखा है, ये देखो ये हमारे पास क्या है, हीम है, ये हमारे पास हीम बन गया। अब हीम क्या होगा, आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का आउट आ गया। अब क्या होगा आगे हमारे पास क्या है, यहीं पर हमारे पास क्या होते हैं, यहीं पर हमारे पास जो है ना ग्लोबिन भी होगा, न्यूक्लियस ग्लोबिन बनाएगा और ग्लोबिन जो है इसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, मोनोमर ऑफ हीम बनेगा। इस तरह 4 आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हीमोग्लोबिन बनेगा। हीमोग्लोबिन बन गया। अब क्या होता है, अब हमारे पास क्या होगा ना, अब देखो हीमोग्लोबिन बन गया एंड इवेंचुअली हमारे पास क्या बनेगा, सारे स्टेजेस होंगे, रेटिकुलोसाइट बनेगा। रेटिकुलोसाइट जो है ना वो कन्वर्ट सर्कुलेशन में आएगा, 2 दिनों बाद आरबीसीज बन जाएगा। आरबीसीज अपने 120 डेज का साइकिल पूरे ब्लड में सर्कुलेशन करेंगे एंड देन कन्वर्ट। इसका क्या हो जाएगा, इसकी जो स्पेक्ट्रम प्रोटीन, एनकायरन प्रोटीन और डिफरेंट प्रोटीन्स क्या हो जाएंगी, वो डीनेचर हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी खो जाएगी। तो क्या होगा, स्टक हो जाएगा स्प्रिंग की नर्व कैपिलरीज के अंदर। नॉर्मली तो गुजर रहता है पर ये नहीं गुजर पाएगा, तो मैक्रोफेजेस क्या कर लेंगे, इंटेक कर लेंगे। मैक्रोफेजेस वेसिकल के बाहर है, वेसल्स के बाहर है। अब क्या होगा, जैसे इंटेक किया आरबीसीज को मैक्रोफेजेस ब्रेक करेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के अंदर। प्रोटीन अमाइनो एसिड लिपिड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जो हीमोग्लोबिन है ना, ये हीम और ग्लोबिन में टूट जाएगा। ये जो हीम है ना हमारा, देखो ये जो हीम है ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा आयरन के अंदर। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीम की डिग्रेडेशन का प्रोसेस हो रहा है, बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मैक्रोफेजेस के अंदर होता है। मैक्रोफेजेस होता है मेनली क्या हो रहा है, मेनली हमारे पास होते हैं स्प्लीन के अंदर, लिवर के अंदर और बोन मैरो के मैक्रोफेजेस से पड़े हुए हैं वेसल्स के बाहर। सही, तो ये वही प्रोसेस हो रहा है। अब हीम क्या होगा, हीम जो है आयरन में टूटेगा और हमारे पास बिलीवर्डिन के अंदर आयरन जो होगा ना, इसका मैं बताती हूँ। पहले बिलीवर्डिन को देख लो, मेटाबॉलिज्म में क्या पड़ता है, बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में कन्वर्ट होगा। बिलीरुबिन जो है जाएगा एल्ब्यूमिन बिलीरुबिन कॉम्प्लेक्स बनेगा ब्लड वेसल्स के अंदर और फिर दोबारा से लिवर में जाएगा। लिवर में जाकर इसकी कॉन्जुगेशन होगी, 2 यूडीपी ग्लूकोरोनाइड यूज होंगे। बेसिकली क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन जाएगा ना, जो हमारे पास क्या होता है बिलीरुबिन ग्लूकोरोनाइड। देन वो क्या होगा, दोबारा से हमारे पास क्या है, दिस इज द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट में जाएगा, बाइल डक्ट के थ्रू भी ये क्या है, पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज में कॉमन बाइल डक्ट बनती है ना। फिर क्या होगा हमारे पास यहाँ पर जो है ना, ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, सॉरी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, ये बिलीरुबिन जो हमारे पास क्या बना था, ग्लूकोरोनॉइड, डायरेक्ट ग्लूकोरोनॉइड, ये यहाँ पर आएगा और ब्लड के अंदर दोबारा से क्या होगी, वही सॉरी ये हमारे पास आएगा कहाँ पर, इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन में क्या होगा, इसका दोबारा एंजाइम काम करेंगे, बैक्टीरियल एंजाइम कन्वर्ट हो जाएगा यूरोबिलिनोजन के अंदर। यूरोबिलिनोजन जो होगा अगर तो इंटेस्टाइन में ही रहता है तो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा स्टर्कोबिलिनोजन के अंदर और स्टर्कोबिलिन और फीसिस के थ्रू रिलीज हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, कुछ हमारे पास किडनी के अंदर चले जाते हैं। जो किडनी के अंदर जाएंगे वो हमारे पास क्या होता है, जो किडनी के अंदर जाएंगे, किडनी कैसे ऐसी होती है ना, किडनी के अंदर जो जाएंगे वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है यूरोबिलिन के अंदर एंड देन हमारे पास क्या होगा, यूरिन को येलो कर देगा। जबकि हमारे पास एक और चीज़ क्या होती है, दोबारा से इस एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन, यूँ जाकर एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन जाते हैं दोबारा से लिवर में, फिर लिवर दोबारा से इंटेस्टाइन में आता है और यही काम चल रहा होता है यहाँ पर। सही, ये हो गया। अब फेट ऑफ आयरन की हमने बात करनी है। फेट ऑफ आयरन क्या होती है, ये देखो ये जो आयरन है ना, ये आयरन मैक्रोफेजेस के अंदर ही स्टोर होते हैं। लेकिन कैसे स्टोर होते हैं यहाँ देख लो। आयरन बेसिकली क्या होता है, ये जो मैक्रोफेज हमें यहाँ दिखाया ना, मैं यहाँ दिखा रही हूँ। इस मैक्रोफेजेस के पास क्या होगा, न्यूक्लियस तो होगा, लाजमी सी बात है। ये न्यूक्लियस क्या करता है, एक जीन एक्सप्रेस करता है। ये जीन है, जीन कौन सी है, जीन का जो जीन हमारे पास एक पॉकेट ऑफ द प्रोटीन बनाएगा जिसे हम कहते हैं एपोफेरेटिन। एपोफेरेटिन के अंदर क्या होगा, ये आयरन आकर लग जाएगा। जैसे आयरन इसके अंदर लगेगा तो क्या बन जाता है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम कहते हैं फेरेटिन। तो फेरेटिन क्या है, एपोफेरेटिन प्लस आयरन, एपोफेरेटिन बन जाए। अब ये जो एपोफेरेटिन होगा ना, देखो बेसिकली क्या होता है, एपोफेरेटिन बनता है तो बहुत सारा एपोफेरेटिन होता है। तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये जो फेरेटिन होता है ना, इसकी साइड वाली मेम्ब्रेन क्या होती है, डी नेचर होना शुरू होती है। तो एग्रीगेट
बहुत सारे मिलते हैं आपस में और आपस में सारे अपनी मेम्ब्रेन को ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करने के बाद क्या होता है, ये सारी ब्रेक की जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये आपस में करते हैं फ्यूज़। तो इसे कहते हैं फ्यूज़ फॉर्म ऑफ फेरेटिन, एग्रीगेशन ऑफ फेरेटिन। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, हीमोसिड्रिन। देखो फेरेटिन है ना वाटर सोल्यूबल होता है, इसी के अलावा ये नॉन टॉक्सिक होता है, इसी के अलावा इजीली मूवेबल होता है, लाइट माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। और इसे हम स्टेन करके भी नहीं देख सकते, कुछ भी करो नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं। आयरन को तो बहुत स्टोर करते हैं लेकिन ऐसा हम नहीं देख सकते स्टेन करके। लेकिन ये जो हीमोसिड्रिन बना है ना, इसे हम क्या करें, हीमोसिड्रिन और आयरन में फ़र्क होता है ना, मैं यही बताया अभी। देखो हीमोसिड्रिन के अंदर फ़र्क क्या है कि ये लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, इसी के लिए क्या है, ये मोबिलाइज नहीं होते कि ये निकल नहीं सकते यहाँ से। मैंने कहा था ना कि फेरेटिन निकल सकता है, ये नहीं निकल सकता, इसीलिए हम सीरम फेरेटिन की बात करते हैं, सीरम हीमोसिड्रिन की बात नहीं करते। हीमोसिड्रिन को स्पेशल टाइप की डाई से हम डाई कर सकते हैं, और अगर डाई करेंगे अगर हमारे पास कुछ स्टेन दिखता है आरबीसीज के अंदर, मैक्रोफेजेस के अंदर, हेमेटोपोइटिक सेल्स के, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास हीमोसिड्रिन मौजूद है। जब आयरन ओवरलोड होगा तो ये हमारे पास मेनली पाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि हमारा वाटर सॉल्युबल नहीं, टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हीमोसिड्रिन की बात करें, हीमोसिड्रिन नॉर्मल होता है ना, उसे हम कहते हैं हीमोसिड्रिन ही है, ठीक है, नॉर्मल लेवल होगा। लेकिन अगर हीमोसिड्रिन का लेवल हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली अगर आयरन का लेवल हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा ना, नॉर्मली तो कहाँ स्टोर होता है, नॉर्मली मैक्रोफेजेस में होता है, लिवर के स्प्लीन में, लिवर में। लेकिन अगर हमारे हीमोसिड्रिन का लेवल आयरन का लेवल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है तो सिर्फ मैक्रोफेजेस ऑफ लिवर, स्प्लीन, लिवर और बोन मैरो में नहीं स्टोर होंगे, बल्कि ये वहाँ भी स्टोर होंगे जहाँ हमारे हर सेल के अंदर, हमें पता है हर सेल के पास क्या होते हैं, आयरन के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। तो हर आयरन का ट्रांसपोर्टर आयरन को अलाउ करेगा अंदर आना। अब जितने भी सेल है, पैरेन्काइमल सेल जो कि पैनक्रियास के सेल होते हैं, लिवर के सेल, हार्ट के सेल्स, हर किसी को आयरन की जरूरत है। साइटोक्रोम सी तो बनाना है ना, साइटोक्रोम्स तो बनाना है इसके लिए। तो क्या होगा, जब आयरन वहाँ पर हर सेल के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अब उस सेल को नुकसान नहीं देता, उसे हम कहते हैं हीमोसिड्रोसिस। क्या होता है हमारे पास, जब आयरन हमारे डिफरेंट सेल्स के अंदर स्टोर होता है तो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एग्रीगेट जब बन जाता है हीमोसिड्रिन, अगर डिफरेंट हमारे सेल्स में हो रहे बॉडी के सेल में तो हीमोसिड्रोसिस। और जब हमारी ये हीमोसिड्रोसिस हद से ज़्यादा बढ़ जाए, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू करे, तब उसको हम कहते हैं क्या, पैथोलॉजिकल इस कंडीशन कहते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। उसमें क्या होता है, अगर पैरेन्काइमल सेल में हो रहा है ना, तो वहाँ पर क्या करेंगे, एग्रीगेट बनाकर हमारे इंसुलिन को इनहिबिट करेंगे, इंसुलिन नहीं बनेगा तो डायबिटीज़ हो जाएगी। अगर लिवर के अंदर नहीं बनेगा तो हमारे लिवर सिरोसिस हो जाएगा, लिवर के प्रॉब्लम्स होंगे, या तो हार्ट के अंदर हार्ट का जो है ना रिदमिसिटी कायम नहीं होगी, सही है। अब बेसिकली क्या है कि इसको हीमोक्रोमेटोसिस को हम ब्रॉन्ज डायबिटीज़ भी कहते हैं, क्योंकि अगर मेरी स्किन में, किसी की स्किन में आया था ना, तो स्किन जो है ना ब्राउन कलर की हो जाएगी, उसके सेल्स में अगर ये हीमोसिड्रोसिस हो जाए, अगर उसको जो है ना इंसुलिन में प्रॉब्लम आएगा तो डायबिटीज़ होगी, तो इसीलिए से हम ब्रॉन्ज डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है। मेनली हमारे पास ये, तो ये हमारे पास हीमोसिड्रोसिस होता है, अकेला होगा तो हमारे पास फेरेटिन होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर पूरा सर्कल चल रहा होता है। क्या होता है सर्कल के अंदर कि हमारे पास जो आयरन है ना, आयरन सोचो कि आयरन फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारी डाइट से बहुत कम आ गया, फॉर सपोज ट्रांसफेरिन ने ट्रांसपोर्ट किया ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स के थ्रू, एंड देन ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स ने यहाँ पर सेल्स को भेजा। सेल्स में जाने के बाद जो है ना, बेसिकली ये समझो कि सारा प्रोसेस मैंने बताया ना कि इनटेक होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से हीम बनेगा, हीम सारा कुछ हो गया, आरबीसी बनेगा, आरबीसी जो है 120 डेज़ के बाद क्या होगा, उसका लाइफ साइकिल पूरा होगा, माइक्रोफेजेस इन्गल्फ कर लेंगे, ये टूट जाएगा प्रोटीन्स में, मेम्ब्रेन टूट जाएगी इसकी प्रोटीन्स में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाएगी इस चीज़ों के अंदर, अलग से प्रोटीन देती है, हीमोग्लोबिन जो है ग्लोबिन हीम देगा, हीम से बिली बड़ी आयरन आएगी, आयरन क्या होगा, आयरन हमारा ट्रांसफेरिन में स्टोर हो जाएगा, एपोफेरेटिन में जाकर फेरेटिन बन जाएगा, फेरेटिन स्टोर हो जाएगा। अब फेरेटिन जो है एग्रीगेट बना लिया हीमोसिड्रिन, ज़रूरत पड़ेगी तो हीमोसिड्रिन और याद रखना फेरेटिन दोनों ही अपने आयरन को दे सकते हैं, कहाँ पर, हमारे ब्लड के अंदर, और उसे फटाफट से कौन लेगा, ट्रांसफेरिन, जो हर वक्त 2 गुना हमारे पास ज़्यादा होता है आयरन से, ठीक है। और बाकी हमारे पास ये कि फेरेटिन खुद भी ब्लड के अंदर आ सकता है, ठीक है, फेरेटिन खुद भी ब्लड के अंदर आ सकता है। देखो हमारे पास जो फेरेटिन का लेवल होता है ना हमारे जो ब्लड के अंदर, वो इक्वल टू होता है किसके, इक्वल टू होता है हमारे सीरम के अंदर फेरेटिन का लेवल बराबर होता है जितना स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फेरेटिन होता है हमारे सेल्स के अंदर, ठीक है। तो सीरम फेरेटिन इज इक्वल टू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फेरेटिन इन आवर सेल्स। बट पैथोलॉजिकल कंडीशन में मैंने बताया था ना, हेपेटोसाइट्स जो होते हैं वो भी स्टोर कर सकते हैं फेरेटिन को, तो इसलिए इन्फ्ला हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, दोनों की अमाउंट इक्वल होती है, सही है। अगर हमारे पास फॉर सपोज हमारे पास क्या हो रहा है कि कोई भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन होगी तो उसमें जो है ना, यहाँ से लिवर क्या करेगा, लिवर के हेपेटोसाइट अपना फेरेटिन रिलीज़ कर देंगे, तो इन्फ्लामेशन में ये कंडीशन हो सकती है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब कोई भी इन्फ्लामेशन हो सकती है हमारे पास, क्रोनिक हो सकती है, एक्यूट हो सकती है, तो कोई मैलिग्नेंसी हो सकती है, किसी भी वजह से कोई भी इन्फ्लामेशन हो, ठीक है। दैन अभी हमने क्या बात की, यहाँ पर हमने क्या समझा
तो बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास वो रिलीज़ करते हैं इंटरल्यूकिन्स जो साइटोकाइंस क्या करते हैं, लिवर को अफेक्ट करते हैं। वो लिवर को कहते हैं कि तुम जो है ना अपना सारा फैटिन, हेपेटोसाइट को बोलते हैं अपना फैटिन रिलीज़ करो। फैटिन हमारे सीरम के अंदर वो लेवल इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मली नहीं होता, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी के अंदर नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, जो ट्रांसफेरिन जो आयरन लेकर आ रहा होता है ना, देखो ये ट्रांसफेरिन जो आयरन ले रहा होता है वो कहाँ से लेता है, मैक्रोफेज से ले रहा होता है। कौन कौन से, लिवर की, स्प्लीन के, बोन मैरो के, मैक्रोफेज से लेता है, दोबारा लेता है हमारे पास हेमेटोपोइटिक सेल हो जाता है, देन दोबारा से ये कहाँ होता है, ये दोबारा से हमारे पास। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है इसका, इसीलिए हमारे पास क्या है, हमारी बॉडी का जो सीरम फेरेटिन लेवल क्या है बढ़ जाता है। अब देखो नॉर्मली हमारे पास क्या है, ट्रांसफेरिन जो आयरन ले रहा था, मैंने क्या बताया, वो कहाँ से मैक्रोफेज से दोबारा से हेलिकोपोइटिक को देता है, बोन मैरो को। नॉर्मली 80% यही काम हो रहा था, सही। और बहुत कम जो आयरन होता है वो हमारे मायोग्लोबिन में, साइटोक्रोम्स में होता है। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ से स्टोर्ड फॉर्म जो आयरन आया, इनटेक किया, 80% यही हो रहा होता है, सही है। आयरन यहाँ से बेसिकली समझो कि आयरन यहाँ से आया, ट्रांसफेरिन ने लिया, दोबारा बोन मैरो में बना, आरबीसीज गए, मैक्रोफेज में गए, दोबारा आयरन यहाँ से क्या हुआ, आयरन दोबारा फेरेटिन में स्टोर हुआ, फेरेटिन कुछ सीरम में आ गया और कुछ हमारे पास दोबारा ट्रांसफेरिन के थ्रू इस तरह से आयरन हमारे आरबीसीज का नॉर्मली चल रहा था। इसीलिए क्या होता है कि जो मेल्स होते हैं ना, मेल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेल अगर हम फॉर एग्जांपल वो अगर फॉर एग्जांपल कितना ले रहे हैं हमारे पास, रोज़ डाइट में ले लेते हैं 20 mg पर डे जो है ना, वो ले रहे हैं क्या, आयरन डाइट में ले रहे हैं। लाजमी सी बात है 1% एब्जॉर्ब होगा, कितना होगा, सॉरी अगर 10 ले रहे तो 1% एब्जॉर्ब होगा, 1 मिलीग्राम एब्जॉर्ब होगा, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिकली वो रिलीज़ हो जाएगा। कैसे, फीसिस के अंदर, मैंने पहले बताया था ना, फीसिस के अंदर होगा। इसके अलावा किसके अंदर होता है, एक और कंडीशन होती है फीसिस के अंदर, यूरिन के अंदर और हमारे स्पीड के अंदर, ठीक है। लेकिन फीमेल से प्रॉब्लम है, फीमेल अगर 1 मिलीग्राम ले रही है, 1 मिलीग्राम लॉस हो रहा है, प्लस में क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन हो रही है। अब मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है कि आयरन जो होता है ना हमारा, वो रिसाइकल नहीं होता। आयरन क्या होता है, वो रिसाइकल नहीं होगा ना। देखो अगर एक चीज़ लॉस हो गई है तो लॉस, आरबीसी लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। तो आयरन की ज़रूरत फीमेल्स को इसीलिए ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, जब वो लॉस हो गया, हमारे पास लॉस हो गया ना, ब्लड लॉस हो गया मेंस्ट्रुएशन के अंदर, जब लॉस हो गया, नवा जो आरबीसी बनना होगा उसके लिए जो ट्रांसफेरिन लेगा वो कहाँ से लेगा, जो पहले के स्टोर फॉर्म पड़ा होगा उससे लेगा, दोबारा टूटेगा, दोबारा मेंस्ट्रुएशन में चले गए। अब क्या होगा, यहाँ पर आयरन के स्टोर्स एक वक्त आएगा जब कम हो जाएंगे, जब आयरन के स्टोर्स ख़त्म हो जाएंगे और फीमेल को जो है वो एक्स्ट्रा मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, जिसे मिनोरेज कहते हैं। मोर देन 7 डेज अगर उसको मेंस्ट्रुएशन होते हैं फीमेल्स को, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टोर फॉर्म तो ख़त्म हो ही जाएंगे, साथ में क्या हुआ, उसको हो जाएगी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो फिर हमें आगे बात करूँगी क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, सही है। तो नॉर्मली मेल्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं आता, प्रॉब्लम किसके अंदर आता है, मेल के अंदर। इसलिए फीमेल्स को जो है वो डाइट अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। सेकंड चीज़ हमारे पास क्या थी, सर ने कहा था कि हमारे पास दो, हमारे पास क्या है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसके दो हमारे पास स्टोर्स है, टूल्स हैं, फेरेटिन है, हीमोसिलिन। फेरेटिन हमारे ब्लड में भी लॉस हो मतलब आ सकता है, इसलिए तो हम कहते हैं ना सीरम फेरेटिन मालूम करो। सीरम फेरेटिन अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब स्टोर ज़्यादा तो अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा है तो फिर नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इक्वलेंट होते हैं, एक्सेप्शन जो लीवर की मैंने बताई इन्फ्लामेशन में। अब क्या है, फेरेटिन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आ सकता है, ब्लड के अंदर आ सकता है, लेकिन हीमोसिलिन नहीं आ सकता। हीमोसिलिन और फेरेटिन आपस में लिंक्ड होते हैं, ठीक है। देखो इन दोनों दिमाग में कनेक्शन बना हुआ है, ऊपर से भी कनेक्शन, नीचे से भी। अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा आरबीसीज की क्या होती है, ज़्यादा आरबीसीज यहाँ पर आते हैं, ज़्यादा आरबीसीज टूटते हैं हमारे मैक्रोफेजेस के, ज़्यादा आयरन होगा, ज़्यादा आयरन होगा, इसका मतलब फेरेटिन का स्टोर बढ़ेगा। अगर फेरेटिन का स्टोर बढ़ता रहेगा तो एक वक्त आएगा जब एग्रीगेट होगा तो हीमोसिलिन बनाएंगे। हीमोसिलिन क्या होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता टूट कर क्या होगा, टूट कर दोबारा फेरेटिन में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए अगर किसी के अंदर हीमोसिलिन हो गया, उसने आयरन की डेफिनेशन लो कर दिया अपना, तो फेरेटिन हीमोसिलिन दोबारा, हीमोसिलिन जो है फेरेटिन कन्वर्ट होगा हीमोसिलिन में, और फेरेटिन यहाँ से लूज होता रहेगा, यूज होता रहेगा, और बेसिकली हीमोसिलिन भी अपना आयरन दे सकता है, हीमोसिलिन के भी आयरन आ सकते हैं, और आयरन का भी, फेरेटिन का भी आयरन हमारे ब्लड के अंदर आ सकता है। दोनों कौन लेगा, ट्रांसफेरिन लेकर दोबारा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम दोबारा शुरू कर सकता है। यहाँ से इसको देगा, ये यहाँ पर आएगा और दोबारा यहाँ से यूँ चलता रहता है। अगर स्टोर हमारे पास है, दोनों के दोनों स्टोर फॉर्म से हमारे पास आयरन भी आ सकता है, लेकिन फेरेटिन जो है ब्लड के अंदर इतना फेरेटिन खुद अपने आप को भी रिलीज़ कर सकता है। तो मेन चीज़ ये है। मेन चीज़ क्या है हमारे पास, जो मैक्रोफेजेस करें ना, ये ब्लड वेसल के बाहर हीमोलाइसिस करें, इसे हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस। क्यों, क्योंकि देखो एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस क्या होता है, वेसल्स के आउट ऑफ वेसल्स हो, ठीक है। लेकिन अगर इन द वेसल्स होता है तो उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं इंट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस। और ये ऐसे नहीं होता है, क्यों, क्योंकि बेसिकली पैथोलॉजिकल कंडीशन में होता है कि आरबीसी जो है ना हमारे ब्लड वेसल में ब्रेक हो रही है, क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन वगैरह ख़राब है, इसी वजह से। तो उसमें हीमोग्लोबिन फ्री फॉर्म में हमारे ब्लड में बढ़ा हुआ मिलेगा, किसके अंदर, जब इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होती है उस कंडीशन को हम कहते हैं क्या, हाइपर मतलब उसी लिए कहते हैं, उसी में कंडीशन भी हीमोग्लोबिनीमिया हो जाएगा उस पर्सन को, ठीक है। तो मेन बात यही थी, सही। अब हमारे पास क्या है,
ये सारा का सारा हमने क्या डिस्कस किया है, ये सारा का सारा हमने डिस्कस किया कि आयरन का मेटाबॉलिज्म क्या था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या वजह होती है कि आयरन डेफिशिएंसी, ये तो आयरन डेफिशिएंसी हुई ना, हाँ आयरन डेफिशिएंसी हुई, क्या वजह है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज करेगी।